विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार को लेकर हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस की समीक्षा बैठक में एक बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की उदासीनता को माना गया था। पिछले कई सालों से चुनावी असफलताओं, संगठनात्मक असंतोष और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रही कांग्रेस एक बार फिर संगठन के सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही है और इसीलिए कांग्रेस अब अपने कार्यकर्ताओं की सुध ले रही है। कार्यक्रमों में उनसे संवाद ही नहीं बल्कि अलग से प्रदेश कार्यालय में पूछ परख भी की जा रही है। हर आगंतुक से पदाधिकारी फोन करके संवाद कर रहे हैं और उनका ब्यौरा लेकर बाकायदा संपर्क किया जा रहा है। आगंतुकों से पूछा जा रहा है कि पदाधिकारियों से आपकी मुलाकात कैसी रही और अगर कोई असुविधा हुई हो तो बताएं ताकि उसे दूर किया जा सके। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाद ये व्यवस्था जिला कार्यालयों में भी लागू की जाएगी। कार्यकर्ताओं की सुध लेगी कांग्रेस। आगंतुकों को एसएमएस कर लिया जाएगा फीडबैक। प्रदेश मुख्यालय में नियमित बैठेंगे पदाधिकारी। संगठन को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस। आगंतुकों से संवाद कर रहे पार्टी पदाधिकारी। प्रदेश के बाद जिला कार्यालयों में लागू होगी व्यवस्था। चुनावी हार के बाद पार्टी ने की समीक्षा बैठक। कार्यकर्ताओं की नाराजगी बताई गई बड़ी वजह। एक ओर कांग्रेस पार्टी इसे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने का जरिया बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी बढ़ाने का अभिनव प्रयास करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पदाधिकारी एसएमएस के जरिए फीडबैक लेकर जनता और कार्यकर्ताओं को सिर्फ फोन तक ही सीमित करना चाहती है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जुड़ाव हमारे सभी कार्यकर्ताओं से हो और उन सारे लोगों से हो जो लगातार कई सारे कामों के लिए पीसीसी कार्यालय में आते हैं, मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और सुझाव देते हैं। ये लगातार हमारे सामने आ रहा था। इसका एक व्यवस्था जिसको हम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, अभी हमें उसमें सफलता मिली है। कांग्रेस जो जनता से दूर जा चुकी है वो कार्यकर्ताओं से भी इतना दूर जाना चाहती है कि सिर्फ एसएमएस के माध्यम से जुड़ाव हो। और अगर इनको कार्यकर्ताओं के फीडबैक की इतनी ही चिंता होती तो लाखों कार्यकर्ता जब लोकसभा चुनाव से पहले छोड़ के जा रहे थे तो कितनों से चर्चा कर दी। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कार्यकर्ताओं को दूर भेजने का और नेताओं के कमरों में बंद रहने का ये एक और अभिनव प्रयास है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ये नई फीडबैक व्यवस्था सिर्फ संगठनात्मक सुधार ही नहीं बल्कि पार्टी को नए सिरे से मजबूती देने में कारगर साबित हो सकती है। ऐसे दौर में जब कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित और निराश महसूस कर रहे हैं, इसी को दूर करने का ये प्रयास माना जा रहा है। हालांकि पार्टी की इस नई व्यवस्था से कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह जागेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की फीडबैक के बारे में। दरअसल कांग्रेस का फीडबैक और दिन फिरेंगे कांग्रेस के, ये एक कोशिश है तकनीक के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने की। आज इसी पर विस्तार से बात करें उसके पहले एक नज़र एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या फीडबैक सिस्टम से तैयार होगा कांग्रेस का नया रोड मैप? कांग्रेस संगठन को कितना मजबूत करेगी फीडबैक व्यवस्था? क्या एसएमएस से कार्यकर्ताओं को मिलेगा नया विश्वास? बीजेपी से क्यों बता रही है एक नाकाम कोशिश? तो वजह तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सब जो कोशिश है तकनीक के जरिए वो कांग्रेस के लिए कितनी लाभकारी होगी? दरअसल कोई भी मामला पहले दिल से जुड़ता है फिर दिमाग से, और अगर तीसरा ऑप्शन है तकनीक से जोड़ने का, कांग्रेस तकनीक पर जोर दे रही क्योंकि पूरा ज़माना बदल रहा है, अब हर चीज़ टेक्नोलॉजी पर है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं टेलीग्राम पे हमारे दो विशेष साथी, भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी, इसके साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी, और स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के महासचिव अमित शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमित जी आपके साथ ही करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है तकनीक से। कांग्रेस का नया नेतृत्व है वो तकनीक पर जोर दे रहा है,
लेकिन 2014 से लेकर 2024 और अब 25, 11 साल गुजर गए। तकनीक और जितने भी जो नुस्खे अपनाए थे उसके नतीजे तो बहुत अच्छे नहीं मिले। 11 साल बहुत बड़ी तादाद होती है। और एक बात और कि अगर 3 बार की लीडरशिप नाकाम होती है तो फिर पार्टी को सोचना चाहिए, और पार्टी सच में इस मुद्दे पे लगता है सोच भी रही है। और ये जो उसकी कोशिश है फीडबैक की, ये भी उसी कोशिश का हिस्सा है। आपकी राय कितना कारगर होगी कांग्रेस की ये फीडबैक थ्योरी या सिस्टम? क्योंकि कार्यकर्ता जो फीडबैक अभी तक मिला, कार्यकर्ता थोड़े उदासीन थे और उसकी वजह से चुनाव जीतने में दिक्कत हुई। देखिए राघवन जी, किसी भी पार्टी का कोई भी राजनीतिक दल हो, उस पार्टी के रीढ़ की हड्डी होती है उसका कार्यकर्ता, उसकी ऊर्जा होती है उसकी कार्यकर्ता, उसकी धैर्य की पराकाष्ठा से ऊपर उठकर काम करने की शक्ति और ताकत होती है कार्यकर्ता। और वो जो कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश का, जो कांग्रेस पार्टी के साथ है, निसंदेह हम 3 टर्म से मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका पे बैठ रहे हैं, लेकिन वो जो कार्यकर्ता है, जिस कार्यकर्ता ने आज वर्तमान में एक नौजवान प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़े होने का काम, नौजवान नेता प्रतिपक्ष के साथ खड़े होने का काम किया है, जिसका पहला जब चुनाव आया तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि जब विजयपुर का चुनाव हारा तो इन्हीं कार्यकर्ता ने, जो कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी अपनी नीतियों के कारण या स्वयं हमारे किसी कमियों के कारण, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जब माइक्रो लेवल पे कार्यकर्ता ने जब परिश्रम और मेहनत करी तो सरकार में जब उपचुनाव होता है तो बड़ा कठिन होता है, तो हमने मंत्री जो उनके दांव पर लगा था उसको हराने का काम किया। शिवराज सिंह चौहान न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के कद्दावर नेताओं में आज उनकी गिनती होती है। जब उनके पार्लियामेंट क्षेत्र, उनकी विधानसभा का चुनाव हुआ, उनकी लोकसभा का चुनाव हुआ तो 1 लाख वोट कम करा है, 2, 5, 10 हजार नहीं, 1 लाख वोट कम करने का काम करा। इसकी सारी नया तकनीकी तंत्र, नया माइक्रो लेवल सिस्टम, कार्यकर्ताओं की ऊर्जा और कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी ग्राउंड जीरो पर मेहनत कर रही है, ये उसका परिणाम है। न केवल हमने बात करने का काम करा, इन 13 महीने में हमने परिणाम भी देने का काम करा। और भी जो कमियां हैं, लगातार हमारे नए प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में पार्टी लगातार गतिशील है। आपको आने वाले समय में परिवर्तन भी पार्टी के संगठन में दिखाई देगा और पार्टी की गतिविधियों में दिखाई देगा। दरअसल लोग कहते हैं कि उम्मीद पर आसमान टिका है, और कितनी भी बार आप हार जाएं, अगर मन से ना हारे तो फिर कभी ना कभी जीत तो मिली जाती है। तो ये एक दर्शन है, फिलॉसफी है, इस पर सब पार्टियां काम करती है। बीजेपी भी एक दिन में विजेता नहीं बनी, पहले वो जनसंघ में थी और जनसंघ बनने के बाद वो दर्जनों चुनाव हारी, लेकिन उसके बाद जो जीतना शुरू किया था वो हारने का नाम नहीं ले रही। लेकिन कहीं ना कहीं हर पार्टी ने अपने आप को सोचा समझा गढ़ा है, और कांग्रेस उसी प्रोसेस में हमें लगता है। मंजरी जी, आपकी राय? मशीन तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कांग्रेस मन के साथ मशीन पर भी काम कर रही है, और अगर ये कामयाब होगी तो फिर ये फार्मूला चल पड़ेगा। आपकी राय, आप किस ढंग से देखती हैं कांग्रेस की तैयारी को? जी आदरणीय, नमस्कार। मैं ये कहूंगी कि जिस कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, जिसे ये कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी बता रहा है, वो टूट चुकी है। जहां नेतृत्वहीनता है, परिवारवाद हावी है, गुटबाजी है, वहां संगठन की मजबूती की बात करना बेमानी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि संगठन इनका परिवारवाद से चलता है, और जहां नीतियां नहीं, वफादारी बिकती है। आज भी मल्लिका अर्जुन जी स्वयं निर्णय नहीं ले पाते, 10 जनपद से निर्णय लिए जाते हैं। आज भी अगर कार्यकर्ता का ये फीडबैक ले भी रहे हैं तो इनके नेता कभी एयर कंडीशनर कमरों से बाहर कब निकलते हैं? वहीं बैठकर SMS और व्हाट्सएप से फीडबैक ले लेंगे। अच्छा, वो फीडबैक मल्लिका अर्जुन तक पहुंचेगा या राहुल सोनिया जी तक पहुंचेगा? तो ये भी नहीं। तो ये एक्चुअली फीडबैक नहीं, ये फिक्स बैक है, और अपने अपने वफादारों को स्थापित करने के लिए ये फीडबैक लिए जा रहा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आत्ममंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को, गुटबाजी और परिवारवाद से बाहर निकलने की, और सशक्त नेतृत्वकर्ता ऐसे नेता की जरूरत है। इस समय जो है कांग्रेस को बहुत आत्ममंथन की जरूरत है। जिस तरह वो गुटबाजी में बटी है, कमलनाथ दिग्विजय सिंह में ठनी रहती है, और अगर उमंग सिंघार जी और जीतू पटवारी जी की बात करें तो उनमें आपसी स्पर्धा मची रहती है। तो इस समय जो है अब 4 गुटों में बटी है मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस, अब कार्यकर्ता कहाँ जाए?
तो सब अपने अपने वफादार लोगों को सेट करने की ये जो फीडबैक लिए जा रहा है वो कुछ नहीं है इससे ज्यादा। संगठन की मजबूती कांग्रेस में होने वाली नहीं, क्योंकि ये खत्म हो चुकी है। कार्यकर्ता हताश हो चुका है। नेता सिर्फ अपना मलाईदार पदों पर बैठकर मलाई खाते रहे, कार्यकर्ता की चिंता कभी की नहीं। तो अब कार्यकर्ता इनसे रूठ चुका है, टूट चुका है, और अब उसमें एनर्जी इसलिए जी। लेकिन मंजीत जी, अभी तो 17-18 सालों से कांग्रेस सत्ता के बाहर है, मलाईदार पद तो उनके पास है नहीं। और जहां तक आपने कहा जी, जहां तक जब बात वो है, थे मैं तब की बात करी, तब उन्होंने चिंता नहीं की ना कार्यकर्ता की, इसलिए तो आज कांग्रेस हर्षी पे पहुंच गई है। और अब उनके पास युवा नेतृत्व है राहुल गांधी के रूप में। वो दौरे भी करते हैं, भारत को जोड़ने की यात्राएं भी करते हैं, इसके साथ साथ वो बहादुरी से बात भी करते हैं, निडर होकर बोलते हैं, और जिस चीज़ पर अड़ते हैं उस पर अड़े रहते हैं, ऐसा नहीं कि पीछे हटते हैं। तो नेतृत्व तो उनका फायरिंग है और गतिशील भी है, यात्राएं कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, जुल रहा है। अलग बात है कि नतीजे अभी नहीं आ रहे हैं। तो आप इस पूरे मामले में कांग्रेस को कमज़ोर मानती हैं या बीजेपी अतिविश्वास में? अगले दौर की बातचीत में जरूर उसका उत्तर दीजिए कि कांग्रेस कमज़ोर है या भाजपा अतिविश्वास में या बहुत संगठन में मजबूत है। आशीष जी, मामला ये कि क्या मन से आप जोड़ पाएंगे या मशीन से जोड़ेंगे? मशीन से जुड़ने वाली चीज़ों पर फिर दिल काम नहीं करता है। मैं बात कर रहा हूँ एक मीडिया हाउस की, जहाँ हम बहुत से लोग काम किया करते थे, देश के बड़े मीडिया हाउस में हैं। वहाँ शुरुआत में ये हुआ कि अब सब कुछ बदल रहा है। जो भी पत्रकार काम कर रहे हैं, आप उनसे सिर्फ टारगेट की बात करिए कि खबर जो सुबह बताई थी वो शाम को मैच्योर हुई कि नहीं हुई। बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा, 2-4 साल चला। उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटजी बदली और कहा कि नहीं, ये पूछिए कि पहले जो काम करने आ रहे हैं वो ठीक ठाक तो हैं, उनका परिवार ठीक है, उनकी अपनी मनस्थिति ठीक है, सैलरी कितनी मिल रही है। बोले ऐसा क्यों? बोले जब तक आप संस्थान से व्यक्ति को मन से नहीं जोड़ेंगे तब तक संस्थान तरक्की नहीं करेगा। वो जो मशीन का मामला था कि हमको कोई मतलब नहीं है, आप जिंदा हैं, मरे हैं, परेशान हैं, घर में पिताजी बीमार है कि आपकी पत्नी की तबीयत ठीक है, कोई मतलब नहीं है। सुबह जो खबर बताई थी वो शाम को मिली है नहीं। तो मुझे लगता है कि तकनीक से ज़्यादा, मशीन से ज़्यादा मन का मामला, और राजनीति तो बहुत मन का मामला है। एक दिन की खबर ऐसी चलती है कि वो पूरा समीकरण बदलती है, सारे गणित उलट पलट कर देती, क्योंकि लोग दिल पर उसको लेते हैं। आपकी राय, मशीन से राजनीति कितनी कारगर होगी? देखिए, मशीन से राजनीति की बजाय मन से राजनीति जाए वो ज्यादा बेहतर है। मन से कहीं भी कोई काम किया जाए, क्योंकि देखिए राजनीति तो अवैतनिक काम है। जो लोग सरकार बनवाते हैं या जो पार्टी की छवि बनाते हैं वो तो अवैतनिक होते हैं। वो कार्यकर्ता होते हैं, अपना कहीं काम धंधा करके और फिर पार्टी के लिए समय निकालते। तो यदि अब कांग्रेस, यदि आज एक किस्म से हम इसको ये कह लें कि कांग्रेस यदि कार्यकर्ता देवो भव के हिसाब से अगर आगे बढ़ना चाहती है और कार्यकर्ताओं को तवज्जो देना चाहती है और लोगों से मिलना जुलना, या जैसा कि उनका प्लान है कि भोपाल या मेघालय में जो लोग आए उनका फीडबैक लें, उनका अनुभव लें, तो कारपोरेट संस्कृति है, इसमें इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं, लेकिन वो दूसरे तरीकों से उसको अलग अलग जगहों पर अंजाम दिया गया। तो पार्टी अगर उसको अडॉप्ट करना चाहती है, मैं इसको यहाँ पे कारपोरेट से शब्द ये है कि ये उस तरह का, एक हम किसी बड़े शोरूम पे जाते हैं, वहां जाते हैं तो हम तो अपना अनुभव, अगर कांग्रेस में इस तरह से पूछ रहे हैं तो दूसरे तरह की, जब कार्यकर्ता आएगा या अपना कोई देगा और उसकी कोई बात मान ली जाएगी तो उसको एक जुड़ाव महसूस होगा। तो कांग्रेस में कोई भी पार्टी, बीजेपी ने भी कार्यकर्ताओं की कदर करके ही ये मुकाम हासिल किया। बीजेपी कहीं अलग से कहीं कुछ नहीं किया। बीजेपी का सबसे यही था कि उनका कार्यकर्ता, उनका ऑर्डर, उनका सब चीजें जो उनकी देखी भाली की, और उसके बाद कई समय तक उनके जो उनका ख्याल रखा गया, तो कार्यकर्ताओं ने भी ख्याल रखा और 4-5 बार सरकार बनी। तो कांग्रेस अगर ऐसा करना चाहती है तो सबसे बड़ी जरूरत ये होगी कि वो इस चीज को कितनी गहराई से करना चाहती है, क्योंकि किसी भी चीज में कारपोरेट संस्कृति में एक औपचारिकता होती है, पार्टी में उसमें गहराई, भावनात्मकता और बहुत ही मतलब ऐसा भाव होना चाहिए जो उसको जोड़े। तो कांग्रेस यदि ये करती है तो आज नहीं तो कल या परसों या कभी उसका रिजल्ट आएगा, उसको लोगों से जुड़ाव का एक मौका, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का। तो मशीनें वो काम नहीं करती हैं जो मन काम कर देता है। तो उस मन से अगर ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं। और फिर देखिए, कांग्रेस में अभी कुछ नए लोग हैं, संगठन में जो संजय कामले हैं या प्रभारी जो है वो नए आए हुए, तो ये हर आदमी जब नया आता है तो कुछ नवाचार साथ मिला, उसकी अपना दिमाग होता है, उसकी अपनी थॉट प्रोसेस होती है,
वो उससे करने की कोशिश करता है, लेकिन बात ये होती है कि वो कितनी दूर तक बदलाव को ले जा पाता है। फिर कुछ पुराने लोग आते हैं, परंपरावादी लोग आते हैं, रूढ़िवादी लोग भी आते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा चल रहा तो ऐसा। तो वो समस्या ये है कि कोई नया प्रयोग कितने आगे चले। जब मोहन प्रकाश यहाँ पर प्रभारी बन के आए थे तो उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे, बहुत सारी चीजें की थी, उनका अपना तरीका था। फिर दूसरे आए, उन्होंने अलग किया। और अब ये संजय कामले हैं, जितू पटवारी हैं, हरीश चौधरी हैं, तो इन सब के भी अपने अपने फार्मूले हैं। समस्या चीज ये है कि बदलाव यदि कोई किया जाए तो मुझे लगता है थोड़ा दूर तक किया जाना चाहिए ताकि उसके नतीजे आए। होता क्या है, कोई चीज शुरू होती है, नया प्रयोग होता है, 2-3 महीने बाद तो छूट जाता है पीछे, फिर कोई नई चीज आ जाती है। बिल्कुल। तो किसी एक चीज पे कांग्रेस को चलना होगा जहां पर उसको नतीजे लेना होगा या उसको अपने प्रयोग की समीक्षा करने का मौका मिलेगा और बदलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। असल में आशीष जी एक बात और ये भी है कि आप कैलेंडर की तरह प्रभारी बदल रहे हैं। आपने कहा कि किसी को आप काम करने का मौका दीजिए और वो मौका या वो योजना लंबी दूर तक जाए, लंबे समय तक चले, तो वो परिणाम देगी। किसी पौधे को आपने लगाया और 6 महीने में उसमें फल नहीं आया, उखाड़ के फेंक दिया, नया लगा दिया। फिर नए को आपने 8 महीने का टाइम दिया, फिर उखाड़ कर फेंक दिया। ये तो अपनी जगह हुआ, लेकिन SMS को मैंने मशीन माना है। अगर आप SMS के जरिए पार्टी को कॉर्पोरेट कल्चर से चलाएंगे, सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो सरकारों के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सरकार के CEO हैं। अब वो कॉर्पोरेट कल्चर इतना हावी होगा कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार का मुखिया कहता है कि मैं पार्टी का CEO हूँ और मैं वैसे रिजल्ट चाहता हूँ जैसे एक कॉर्पोरेट में CEO रिजल्ट चाहता है। तो क्या सियासत, क्योंकि हिंदुस्तान की सियासत बहुत ही इमोशनल मुद्दों पर रहती है। कई बार वो आलू प्याज के दाम बढ़ने पर पार्टी को हरा देती है, कई दफ़ा वो सिर्फ इस बात पर आती है कि हमारे लीडर को आपने गलत क्यों बोल दिया या उस पर हमला हुआ। तो यहाँ का मामला दिल का है, दिमाग का ज़्यादा नहीं है, दिल की बात। अगर आपने SMS और बाकी चीज़ों पर ध्यान दिया और मन को नहीं जोड़ा तो फिर रिजल्ट कैसे आएंगे ये पता नहीं। लेकिन हर पार्टी का अपना एक मन थिंक टैंक होता है, उसकी अपनी पॉलिसी होती है। लोग कहते हैं कि लोग ठोकर खाकर ही संभलते हैं, हार कर ही जीतते हैं। तो हो सकता है कि 3-4 बार की हार के बाद कांग्रेस संभले और ये जो नया फार्मूला आया है SMS वाला, शायद ये पार्टी को एक नया जीवन दे, नई संजीवनी दे। आशीष जी आपकी राय, क्या मन और मशीन के जरिए आप किसको बेहतर मानेंगे, मन से जुड़ा को या मशीन की सक्रियता को? मन से तो बेहतर कुछ भी नहीं है, जो मन से जुड़ गया वो तो हमेशा जुड़ रहता है। ठीक। लेकिन मशीन जो है आजकल के युग की व्यवस्था है, चाहे SMS हो, चाहे व्हाट्सएप हो, मोबाइल फोन हो, ये हमारी व्यवस्था भी है। हम इसको अनचाहे रूप से भी, ना चाह के भी हमें इसे आजमाना और हमें इसको उपयोग में लाना पड़ता है। तो अगर कांग्रेस के पास भी 50-60 लाख कार्यकर्ता है या जो भी जितने भी होंगे, उनका जिले का ढांचा है, तो 1 to 1 तो असंभव है। लेकिन मैं बोलता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि हम भी अपने नाते रिश्तेदारों को दोस्तों से व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो कई बिल्कुल आशीष जी, सवाल ये है कि ऑटोमेटिकली अगले दौर की बातचीत मैसेज चला जाए जी, और वो नहीं, उसमें संवाद हो। मेरा यही कहना है कि SMS कई बार होता है कि जैसे अमित जी भी अभी नए नौजवान हैं और नई पीढ़ी के लीडर हैं। अमित जी जैसे बीच में कोरोना काल आया था तो क्लास में लोग पहुंच नहीं थे, घरों से पढ़ाई हो रही थी, तो लोग कहते थे जब तक आंखें आपकी नहीं मिलेंगी, जब तक आप क्लास के भीतर टीचर से या प्रोफेसर से बात नहीं करेंगे, तब तक वो पढ़ाई का असर नहीं होता है, क्योंकि आपको कम से कम कनेक्ट तो होना पड़ेगा। अगर आप आंख से और आमने सामने मिलेंगे तो उसका असर ज़्यादा होता है। जैसा आशीष दुबे जी भी कह रहे थे कि आपको मन से जोड़ना पड़ेगा। बीजेपी की जहाँ तक जीत की बात है या उसके संगठन की मजबूती की बात है, उसमें बीजेपी का एक अलग ढांचा है, जिसको लोग कहते हैं कि संगठन मंत्री वहाँ कार्यकर्ताओं से बात करता है, उनके परिवार के बीच में जाता है, उनके सुख दुख की बात करता है और फिर उनको काम बताता है, और उस वजह से फिर पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है और वो जीतने तक लड़ता रहता, भले ही नतीजे कुछ भी आए। ऐसा नहीं होता कि सेना बहुत बहादुर से लड़ी और हम फिर उसके बाद पीछे हट गए। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हैं, आशीष भाई, कई बार जीतू पटवारी जी से मैंने इनको संवाद करते हुए और कांग्रेस के संगठन में बातचीत और चर्चा और संपादिका करते हुए देखा है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का इस समय वो व्यक्ति नेतृत्व करता है, जीतू पटवारी जी, जो मैं आपको रिकॉर्ड के साथ बता रहा हूं कि 178 विधानसभा जीतू पटवारी जी इन 13 महीनों में खुद घूम चुके। न केवल कोई फेसबुक और व्हाट्सएप से काम करने का काम नहीं करा, वो चाहे चुनाव हो, मैंने अभी आपको उदाहरण बताया, चाहे वो शिवराज जी की कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव हो, चाहे वो विजयपुर का चुनाव हो,
भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, पर रात में रोटी खाने का काम और रोकने का काम जीतू पटवारी जी ने करा। और 178 बार मुख्यमंत्री जी को भी लगभग बने हुए कुछ आसपास समय हो गया होगा, लेकिन जितनी प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी विधानसभाओं में नहीं गए होंगे। लेकिन जीतू पटवारी जी करीब 178, और मध्य प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं बचा जिस जिले में, न जाने कई जिले तो ऐसे हैं कि जो 2-2, 4-4, 5-5 बार जीतू पटवारी जी गए। निश्चित तौर पे हमने, चूंकि डिजिटल इंडिया का भी मौका है और नया हाईटेक समय चल रहा है, हम सोशल मीडिया से भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं। ये तंत्र है, आज का जमाना है। हमारे एसएमएस के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेजेज हो, या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमारे कोई संगठन के मैसेज पहुंचाएं, वो भी महत्वपूर्ण है। उसको भी पार्टी बड़ी प्राथमिकता से कर रही है। लेकिन जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार हर विधानसभा में तहसील स्तर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता को, वर्कर को मजबूत करने और उसके साथ खड़े होने का काम जीतू पटवारी कर रहे हैं। और आखिरी बात, एक आपको अभी बहुत शीघ्र दिखाई देगा कि एक पायलट प्रोजेक्ट हम विदिशा को आइडेंटिफाई जीतू पटवारी जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने किया है। आने वाले अभी समय में हरीश चौधरी जी आए थे लास्ट 2 दिन, तो उन्होंने मीटिंग भी ली। एक पायलट प्रोजेक्ट पे तहत हमारा पूरा वर्कर, पूरे नेता जो आइडेंटिफाई गए, वो 15 दिन उसी गांव में और मंडल स्तर पर रोकेंगे। पार्टी को पूरी ताकत के साथ हम, अगर कहीं ना कहीं कोई कमियां होंगी उसको पूरी करेंगे और दोबारा सरकार की नीतियां जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही हैं, अनर्गल शब्द विजय शाह और जगदीश देवड़ा जी लगातार जो सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार से लथपथ हैं, पूरी सरकार डूबी हुई है कहीं ना कहीं इस तंत्र में, इनके खिलाफ इनको उजागर करा जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अपनी पार्टी के बारे में इससे बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि पक्ष रखना बड़ा कठिन होगा। लेकिन आशीष जी जरूर इस बात से मानेंगे, मंजू जी तो बीजेपी की हैं तो वो तो जरूर कहेंगे, लेकिन मेरा मानना है अमित जी, उपचुनाव अलग होता है। उपचुनाव में जीत हार की अलग बात होती है। जब आम चुनाव होता है तो पूरी 230 सीट पर इतना फोकस करना, उस पर बड़ा फर्क होता है। इसलिए उपचुनाव को आम चुनाव के नतीजों से जोड़कर देखना, ये उत्साह तो बढ़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नतीजा फिर वही लेकर आएगा। और दूसरा मेरा ये कि ये प्रभारी हरीश चौधरी जी कितना चलेंगे, या कैलेंडर की तरह यही बदल जाएंगे? देखिए, संगठन का शीर्ष नेतृत्व का मामला है, संगठन की, वही मैं कह रहा हूं। ये राघवेंद्र जी, मेरे आपके हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में इस पर मैं टिप्पणी करूं एक कार्यकर्ता होने के नाते, वो मुझे शोभा भी नहीं देगा। आप नहीं, लेकिन ये मैं जरूर बता दूं कि 18 साल के मुख्यमंत्री को जैसे पल भर में बदल देते हैं, ऐसे पल भर में बदलने का काम पर्ची से मुख्यमंत्री बनाकर या पर्ची से कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी बनाने का काम तो कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। चलिए, अब कांग्रेस पार्टी कैसे मुख्यमंत्री बनाती थी, अगर इस पर बात करेंगे तो हमें 1960, 65, 70, 75, 80 में जाना पड़ेगा। उस पर हम नहीं जाना चाहते। सवाल यह है कि उपचुनाव को आम चुनाव के नतीजों से जोड़कर देखना एक बड़ा राजनीतिक गलत विश्लेषण होगा, क्योंकि उपचुनाव अलग चीज़ होती है और आम चुनाव अलग होते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास अगर वक्त मिला तो। मंजू जी, आपकी राय? अमित जी कह रहे हैं कि चुटकी बजाते ही सब, कई बार जब संगठन मजबूत होता है, और इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को हमने हारते हुए देखा है। ऐसा नहीं कि अगर आप लगातार जीत हासिल कर रहे हैं तो अगला चुनाव भी जीत जाएंगे आप। कांग्रेस की मजबूती, कांग्रेस की ताकत और कांग्रेस का जुझारूपन आपको हरा भी सकता है। जो कुछ अमित जी ने कहा उस पर आपकी राय? नहीं, इसके पहले भी आपने 2 प्रश्न भी पूछे थे आदरणीय, तो उनके बारे में भी मैं कहना चाहती हूँ कि एक तो आपने कहा था कि राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और एक सवाल आपने यह भी पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी अति विश्वास में है या संगठन मजबूत है। तो इसका भी जवाब मैं साथ में दे देती हूँ कि एक तो राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता उनकी खुद की पार्टी में नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, आपने कहा बीजेपी के संगठन की मजबूती की बात, तो मैं ये बता दूं कि बीजेपी जो है, भले ही सरकार में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संगठन पे लगातार काम चलता है। हम लोग लगातार कार्यकर्ताओं के साथ सतत संपर्क में रहते हैं। हमारे बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, संगठन महामंत्री हो, सभी लोग छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम सरकार में है या नहीं, तो संगठन पे लगातार काम होता है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। मुझे इस बात का गर्व भी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी वो एक पार्टी जो एक विचारधारा के लिए काम करती है, और हम सब मिलकर उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सतत काम करते हैं। और वो विचारधारा है कि राष्ट्र प्रथम,
नेशन फर्स्ट। तो हम लोग सब दिन रात उसके लिए काम करते हैं, और ये हमारे काम क्रियाकलापों में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के क्रियाकलापों में, अमित शाह जी के क्रियाकलापों में आपको देखने को भी मिलता है। तो ये सब चीजें हैं। अब आप कह रहे हैं, अब अमित जी जो कह रहे हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और SMS के जरिए हम ये करेंगे, तो ये जो फीडबैक का कार्यक्रम इस तरीके से लग रहा है जैसे कोई कंपनी सर्वे कराती है, उस तरीके से ये सर्वे कराया जाएगा। तो ये भी सुनिश्चित है कि जिस तरह से पार्टी खेमों में बटी हुई है, सिर्फ अपने वफादारों को, उनको साधने को, जो बचे कुचे कार्यकर्ता हैं इनके, उनको साधने की कवायद है, और इससे ज्यादा कुछ मंजरी नहीं जी, है। समय की कमी, लेकिन पर जा चुकी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपकी पार्टी के एक लीडर ने कहा था कि मैं सरकार का CEO हूं और कॉरपोरेट स्टाइल में मुझे वो चाहिए, रिजल्ट चाहिए, और जो आपको टारगेट देना वो अचीव करना। तो इस पर मत जाइए, इस पर आप जाएंगे तो फिर बहुत ही इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि हर पार्टी इसी ट्रैक पर है, बीजेपी भी उसमें अलग नहीं है। लेकिन जो अमित जी ने कहा है, सवाल ये है कि कौन सी पार्टी ऐसी जो हमेशा हारती रहती है। कभी बीजेपी बहुत लंबे समय तक हारी थी, जनसंघ के रूप की बात करें, 80 के बाद नई पार्टी बनी बीजेपी, और उसने फिर 89-90 के बाद से सफलता हासिल करना शुरू किया। सवाल ये है कि ये जो मामले हैं, दूसरे को आप कमजोर मानेंगे, गुटबाजी सब जगह होती है। अंतिम टिप्पणी, चूंकि वक्त है छोटा सा, अमित जी अगर आप चाहें तो 20-30 सेकंड में उत्तर दे दें, हालांकि समय की कमी, लेकिन जो उन्होंने सवाल खड़े किए उस पर आपकी राय। राघवेंद्र जी, छोटी सी, मेरी बहन, विद्वान बहन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, या अब वो नहीं बची भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए आशीष जी बैठे कि अभी लगातार चुनाव हो गए, चुनाव के बाद जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हुई, ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदल पा रही, कई जगह के मंडल इनके अध्यक्ष नहीं बदल पाए। ये वो पार्टी है लगातार सत्ता में जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं हम तो चाहते हैं हम जो कमजोर समझे, और ये भ्रष्टाचार में और शासन में लगातार लगे रहे, लोगों पर अत्याचार करते रहे। इनके मंत्री सेना पर जवाब दे रहे हैं, सेना पर उलझुल बोल रहे हैं, मेरी बहन सेना में जो है उस पर उलझुल बोल रहे हैं। आज जगदीश देवड़ा जी ने कह दिया कि ये इतने मदमस्त हो चुके हैं सत्ता में कि जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कह रहे हैं कि सेना की स्थिति मोदी जी के पैरों में। ये बदनामी और ये बेइज्जती सेना की कर रहे हैं, ये राजनीति करना चाहते हैं, ओपन हो चुके। मैं आपकी इस बात को और ध्यान से सुनता, लेकिन समय खत्म हो गया। मंजरी जी, वैसे भी समय की सीमा 2 मिनट पार हो गई है, तो आज की चर्चा को हम ये रोकते हैं। आपका मंजरी जी बहुत साधुवाद, आशीष जी का भी धन्यवाद, और अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए IND 24।